नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को मैं बृहद संध्यवादी तेल के बारे में बताने के लिए आया हूँ। बृहद संध्यवादी तेल जो है यह आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा दवाई है। यह तेल कल्पना में इसको बनाया जाता है और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। मतलब बाह्य अभ्यंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, वह हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि बृहद संध्यवादी तेल कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले ऐसा देखा जाता है कि ग्रंथों में इसका जो ग्रंथाधार कहाँ है। कोई भी मेडिसिन जो रहता है ना कोई ग्रंथ के किसी ना किसी अध्याय में लिखा रहता है, तभी उसका प्रयोग करते हैं। अपने मन से बनाया हुआ नहीं है। और जो अपने आप्त हैं वो लोग इसको बताते हैं, तभी इसका प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेद में जो भेषज रत्नावली नाम का जो ग्रंथ है, उसमें वृद्धि रोगाधिकार में बृहद संध्यवादी तेल का उल्लेख किया गया है। और ये कौन सी व्याधियों में काम करता है उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो वृहद संध्यवादी तेल के बारे में गोविंदास सेन जी, जो बंगाल के बहुत प्रख्यात वैद्य थे और वो भी पारंपरिक वैद्य थे, उन्होंने भेषज रत्नावली ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। तो वृहद संध्यवादी तेल के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि सैंधवम मदनम कुष्ठम शतावाम निचुलम वचाम ह्रीवेरम मधुकम भारंगी देवदारु सनागरम कटफलम पौष्करम मेदाम चब्बिका चित्रकम शटिम विडंगाति विषाम श्यामाम रेणुका निलिनीम स्थिराम बिल्वाज मोदे कृष्णाम च दंतिम रासनम प्रीष्य च साध्य मेरंड तेलम वा तैलम वा कफ वा तनोत ब्रग्नोदावर्त गुलमार्षा प्लेह में डे मारुतान आना अश्मिरम चैव अश्मरिन चैव हन्यात अनुवासनात्। इसका मतलब यह है ना कि बृहद सैंधववादी तेल जो है इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले, अब सैंधव नाम है तो सेंधा नमक जरूर डाला है। तो सेंधा नमक डाल दिया है 2 तोला की मात्रा में। गज पिप्पली जो रहता है वह 2 तोला की मात्रा में यह डाल दिया है। फिर जो रासना है, रासना वनस्पति का यवकुट चूर्ण, यह 2 तोला की मात्रा में डाल दिया। फिर सोया का बीज शत पुष्पा या मिश्रया जो रहता है, उसका जो बीज का चूर्ण रहता है वह 2 तोला की मात्रा में। अजवाइन डाला है 2 तोला की मात्रा में। सज्जी शार डाला है 2 तोला। यहाँ शार भी ज्यादा डाला है 2 तोला। फिर उसके बाद में काली मिर्च डाला है, कुष्ठ वनस्पति डाला है, शुंठी डाला है, सौंचर नमक डाला है, विड़ नमक डाला है, बच्चा डाला है, अजमोदा डाला है, मुलेठी डाला है, सफेद जीरा डाला है, पुष्कर मूल और पिपली, यह सब 2-2 तोला की मात्रा में डाल दिया है। इसके बाद में इनका कल्क बना देना है। अगर फ्रेश वनस्पति मिलती है तो इनका कल्क बनाना है, और फ्रेश वनस्पतियां नहीं मिल रही हैं तो चूर्ण बना लेना है। फिर इसको ना, जो मूर्छित एरंड तेल होता है, एरंड तेल ऐसा नहीं है, उसको मूर्छना करना पड़ता है। तो वह फिर आगे फिर उसका जो अगर आम दोष को नष्ट करने के लिए एरंड तेल को या तिल तेल को या सरसों का तेल को मूर्छित किया जाता है। उस पर मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा कि मूर्छना संस्कार क्या होता है। भेषज रत्नावली में आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यह एरंड तेल जो रहता है, मूर्छित एरंड तेल है, वह 128 तोला ले लेना है। और उसमें सोया बीज का जो क्वाथ है, मतलब शत पुष्पा का जो बीज रहता है, आप लोगों को पता है कि शत पुष्पा जो है वो अनुवासनोपग रहता है और ना बहुत अच्छा काम करता है अनुवासन देने के लिए। तो अनुवासनोपग या हम लोग बस्ती में देते हैं, शत पुष्पा का बीज का प्रयोग करते हैं। तो यह 128 तोला, पहले भी डाला था शतपुष्पा, लेकिन ये बाद में भी जब एरंड तेल को सिद्ध करें उसमें भी डाला हुआ है। कांजी जो है वह 256 तोला इतना मात्रा में डाल दिया। दही का जो मस्तू रहता है, दही का ऊपर का जो पानी रहता है, वह 256 तोला डाल दिया। इन सबको एकत्र करके उबालना है। और वो जो कल्क बनाया था सारे मेडिसिन का, जिसमें सेंधा नमक है, फिर उसके बाद में मदन फल है, कुष्ठ है, फिर सोया है, निचुल हिज्जल जिसको बोलते हैं वह डाला हुआ है, वचा गंध वाला, मुलेठी, फिर भारंगी, देवदार, शुंठी, कटफल, पुष्कर मूल, मेधा, चव्य, चित्रक मूल, करचूर, वायुविडंग, अतिविषा, निसोत्तर, रेणुका, नीलिमूल और शालीपर्णी, ये सबको डाला हुआ है। और भेषज रत्नावली में अगर हम लोग देखेंगे ना, भेषज रत्नावली और दूसरे ग्रंथों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने जो श्लोक में बोला उसमें ये कंटेन्स है, सेंधा नमक, मदन फल, कुष्ठ, सोया, फिर निचुल, बच्चा, गंध वाला, मुलेठी, भारंगी, देवदारू, शुंठी, कटफल, पुष्कर मूल, ये सब डाला है। और चव्य, चित्रमूल, करचूर, वायुविडंग, अतिविषा, ये सब डाला है। और जो दूसरे ग्रंथों में है उसके कंटेंट्स अलग होते हैं। उसमें अगर देखेंगे तो मदन फल नहीं है, उसमें गज पिपली है। मतलब कुछ कुछ डिफरेंस है दूसरे ग्रंथों में। और फिर ना ये बृहद संध्यवादी तेल जो है ना, यह अगर हम लोग देखेंगे तो वृद्धि रोगाधिकार में बताया, आम वात रोगाधिकार में बताया। आम वात रोगाधिकार वाला अगर देखेंगे तो गज पिपली वाला है पार्ट।
और फिर अगर वृद्धि रोग वाला देखेंगे तो उसमें अलग है। तो इसलिए कंटेन्स अलग अलग होते हैं अलग व्याधि के रूप में, लेकिन इसका काम जो है वो वायु का शमन करना है। तो ऐसा बता रहे हैं कि इस तेल का अभ्यंग करते हैं या फिर अनुवासन देते हैं तो वृद्धि रोग ठीक होता है, आमवाद ठीक होता है। और ये ना दोनों तरह का जो तेल होता है, एक आमवाद रोगाधिकार में भी बताया, एक वृद्धि रोगाधिकार में, तो यह दोनों जो तेल होते हैं इससे आमवाद की बीमारी ठीक होती है, आम का पचन होता है, वायु का अनुलोमन होता है, वायु का शमन भी हो जाता है। और इसके अतिरिक्त ये जो है यह अंड वृद्धि, अगर मतलब अंडकोश बहुत ज्यादा वृद्ध हो गया, वृद्धि रोग, उसमें काम होता है। आंत्र वृद्धि अगर हो गया, जैसे हर्निएशन हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। आप लोगों को पता है कि पेरिटोनियम और स्किन के बीच में जो इंटेस्टाइन जो रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पेरिटोनियम को फाड़ के ऊपर उभार रह जाता है, उसको हर्निएशन बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हमें ना इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो वहां पे आ गया है, जो बाहर आ गया है, उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो गया है। तो वह इन्फ्लेमेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का वह ठीक होना जरूरी है, वह शोथ और शूल कम होना जरूरी है। अगर वो ज्यादा हो जाता है 4th डिग्री का, तब तो हमें ऑपरेशन करा के मैश लगाना पड़ता है, जाली लगाना पड़ता है। अगर नहीं है वैसी कंडीशन और 1st डिग्री में ही थोड़ा सा उबार जैसा आ रहा है और उसमें पेरिटोनियम ज्यादा ये नहीं हुआ है, डैमेज नहीं हुआ है, तो हम लोग वृहद संधिवादी तेल का अभ्यंग करेंगे, बस्ती देंगे, तो उससे पूरी तरह से ये रिकवर हो जाता है। और ऐसे बताते हैं कि कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, कटी शूल रहता है, वायु की वृद्धि होने की वजह से, रुक्षता बढ़ने की वजह से कमर में लुब्रिकेशन चाहिए, और वो भी सेंधव वाला जो तेल है, बृहद सेंधवादी तेल, वह क्या करता है कि वहां पे जाके स्नेहन करता है। स्नेहन करने के साथ में वहां क्या करता है कि वायु का शमन करता है। इसमें सारे जो घटक द्रव्य है, देवदार हो गया, शुंठी हो गया, सब वेदना शमक शामक है, और शोथहर है, कटफल हो गया, कायफल, या पुष्कर मूल हो गया, मेदा, चव्य, चित्रक मूल, दीपन पाचन भी है। और वहां पे जो शोथ है, सूजन है, तीनों दोषों के प्रकोप से और विशेषतः वायु की वजह से, तो उन सबको ये कम कर देता है। फिर कटिशूल में, जानुशूल में बहुत अच्छा काम होता है। अगर नी जॉइंट पेन है, वहां पे डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, हड्डियां एक दूसरे पे घिस रही है और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा कंडीशन हो गया, उसमें भी वृहद संधिवादी तेल का अभ्यंग करने से या फिर कटी बस्ती देने से भी फायदा होगा। और जानुसंधि शूल है तो वहां पे अनुवासन बस्ती देने से, मात्रा बस्ती के रूप में देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से संधि शूल में काम करता है। जंघा शूल मतलब अगर थाइस का पेन हो रहा है क्योंकि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। हृदय का शूल अगर हो रहा है, हृदय का शूल होने का कारण क्या होता है कि रसव स्त्रोतस की दुष्टि हुई रहती है, और हृदय जो रहता है वह किसका स्थान रहता है, तो रसव स्त्रोतस का मूल स्थान रहता है। वहां पर वायु की, और यह महामर्म भी है, वहां पर वायु की विकृति हो जाती है। व्यान वायु जो रहता है वह स्थान संशय करके विकृत रूप से वहां पे रुक जाता है, अटक जाता है, और उसके वजह से हृदशूल हो रहा है। तो वहां पर भी अगर हमने बृहद संधिवादी तेल दिया तो ये क्या करेगा कि ये अपान वायु को निकालेगा और व्यान वायु को भी शमन करेगा, अग्नि का कार्य भी अच्छा करेगा, और जो भी यहाँ संप्राप्ति हुई है ना वायु के प्रकोप से, उसको ये भंग कर देगा। केवल वायु का अनुलोमन करना ही उद्देश्य नहीं होता है, वहां पर स्थानिक मतलब हृदय में जो ऐसा शोथ हुआ है, वहां पे सूजन आई है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है, वायु जो है वो अच्छे से पंप होके बाहर मतलब सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ब्लड के साथ, तो वह सारी कंडीशन में यह वृहद संधिवादी तेल का प्रयोग करने से फायदा होता है। या फिर हृदय पर हृदय बस्ती करते हैं, उससे भी फायदा होता है। इसी तरह से पार्श्व शूल हो रहा है, मतलब छाती में आगे पीछे सब जगह पेन हो रहा है, रिप्स में पेन हो रहा है, उसमें भी अगर वृहद संधिवादी तेल का बस्ती दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पृष्ठ का शूल, पीठ में दर्द हो रहा है, लॉर्डोसिस हो गया है, स्कोलियोसिस की वजह से पेन हो रहा है, या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से पेन हो रहा है, तो अवस्था के हिसाब से इसका प्रयोग कर दिया जाता है, तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मूत्र कृच्छता है, अगर यूरिन अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं तो मूत्र कृच्छता जन्य संप्राप्ति है, उसको ये भंग कर देता है, बहुत अच्छे से यूरिन आने लगता है। फिर अश्मरी की पीड़ा है, तो अश्मरी की पीड़ा में किडनी स्टोन अटका हुआ रहता है, वहां पे अपान वायु जो रहता है वह क्या करता है, प्रतिलोमित हो जाता है और किडनीज में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्वालिकी पेन होता है और रिनल पेन होता है। तो उसमें अगर हमने बस्ती दे दिया, गुद बस्ती, नॉर्मल बस्ती अगर दे दिया तो वहां पे वायु जो है उसका शमन कर देगा, क्योंकि रुक्ष गुण का अपोजिट क्या है, स्निग्ध गुण, तो वहां पे वायु शमन हो जाएगा और वायु अनुलोमित भी हो जाएगा, तो वहां पे अश्मरी का पीड़ा कम हो जाता है। फिर बाह्य आयाम मतलब शरीर जो है बाहर की तरफ आयाम होके ऐसा झुक जाता है, मुड़ जाता है, तो उसमें भी अगर हमने वृहद संधिवादी तेल का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि मदन फल क्यों डाला है, तो मदन फल जो है ना वह दोषों की शुद्धि करता है।
अगर इसका प्रयोग हम लोग इसमें बस्ती में करते हैं ना, तो मदन फल अपने प्रभाव से पूरे शरीर में, शाखा में से सारा जो दोष है उसको खींच खींच के लाएगा। और जो उपस्तंभित वायु जैसे कंडीशन है, मतलब आम की वजह से कहीं कहीं वायु रुका हुआ रहता है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति होती है, तो यह क्या करता है, स्त्रोतोरोध को पूरा तरह से खींच खींच के निकाल देता है। जब बस्ती प्रत्यागम होता है ना, बृहद संध्यवादी तेल का जब देने के बाद 6 घंटे या 12 घंटे बाद जब बस्ती निकलता है, बहुत सारा मल प्रवृत्ति होती है, पूरा शरीर की धीरे धीरे शुद्धि करता है। बस्ती चिकित्सा जो है ना, ये शुद्धि का एक जरिया है। वायु का शमन तो करेगा लेकिन शुद्धि भी करता है, और वो भी धीरे धीरे सेल्युलर लेवल पे करता है। जैसे हम लोग वमन करते हैं स्नेहन शोधन करके, वमन तो एक ही बार होता है। फिर विरेचन करते हैं तो पित्त दोष कोष्ठ की शुद्धि होती है, लेकिन शाखाओं में जो दोष फैला हुआ है, शाखा में फैला हुआ है, और वहां पे दोषों को निकालना भी है। और स्नेहन करके हम लोग घृत पान कर रहे हैं, आमाशय से पच रहे हैं, आहार रस में मिल के पूरा शरीर में फैल के फिर वो स्नेहन हो रहा है, वो एक मेथड है। इसी तरह से विरेचन करते हैं तो वह भी कोष्ठ शुद्धि करके पित्त को निकालते हैं। शाखागत जो दोष है वह कोष्ठगत आते हैं, और या फिर कोष्ठ में बढ़े हुए दोष निकलते हैं। लेकिन अगर वहां पे वायु की संप्राप्ति है, वायु का रुक्ष गुण बड़ा है, जल गुण बड़ा है, संधियों में ज्वाइंट पेन है, तो वहां पर वमन विरेचन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमें स्नेहन भी करना है, स्नेहन करके फिर दोषों को निकालना है। तो इसीलिए मदन फल डाला जाता है, यापना बस्ती में भी मदन फल डालता है, तो ये डालते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मतलब बृहद संध्यवादी तेल है, यह तेल से स्नेहन भी कर रहा है, और मदन फल जैसी दवाइयां हैं जो दोषों को निकाल रही है, और बाकी और जितनी भी दवाइयां हैं ना, वायु का शमन करते हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि क्लीनिंग भी हो रहा है, वायु का शमन भी हो रहा है, और वो जो व्याधि है उससे भी निकला जा रहा है, और वो भी धीरे धीरे। एक दिन तो बस्ती देते नहीं है, कंटिन्यू 1 महीना देते हैं, या ज्यादा दिन भी दे सकते हैं, तो यह धीरे धीरे ये बीमारी को रिकवर करते जाता है। इसी तरह से अश्मरी की पीड़ा में फायदा हुआ। अर्धित रोग जो रहता है, अगर फेशियल पैरालिसिस हुआ तो इसका नस से दिया जाता है बृहद संध्यवादी तेल। तो मदन फल डाला हुआ है ना, तो इसकी वजह से शिरो विरेचन हो जाता है, शिरो विरेचन हो जाता है, कफ की जो संप्राप्ति वहां पे घटित हुई है वह ठीक हो जाती है। और अर्धित रोग जो होता है, फेशियल पैरालिसिस, उसमें हमें शिरो विरेचन, पक्षाघाती तो सहस्न विरेचनम बोला है, जैसे नीचे से हम लोग सहस्न विरेचन करते हैं, वैसे ही बृहद संध्यवादी तेल है, वो सेंधा नमक है, तो ये क्या करेगा, दोषों को निकालता है, वायु का शमन भी करता है, दोषों को निकालते जाता है। सेंधा नमक का कार्य भी है कि स्त्रोतस का जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको खोल देना, दोषों को विलयित कर देना, लिक्विफाई कर देना। इसलिए बृहद संध्यवादी तेल के बाद शामक द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अर्धित रोग की संप्राप्ति भंग होती है और पेशेंट को फायदा होता है। इस तरह से आनाह व्याधि है, पेट अगर फुल रहे, कॉन्स्टिपेशन है और पेट फुल रहे, अग्नि जो है वो मंद है और खाना पच नहीं रहा, पेट फुला हुआ है, तो उसमें ये बृहद संध्यवादी तेल है। यह क्या करता है कि जैसे शुंठी डाला है, देवदार डाला हुआ है, चित्रक मूल, चव्य डाला हुआ है, ये सब क्या करता है, दीपन पाचन है, आम का पचन करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, आम का भी पचन करते हैं। और जो किट्ट भाग है, जो विकृत भाग है, जो हमें फेंकना है, शरीर से बाहर निकालना है, उसको ये पूरे अच्छे से धीरे धीरे निकालते जाते हैं। बृहद संध्यवादी तेल से ऐसा नहीं होगा कि विरेचन होगा, जो भी मल निकलेगा वो बहुत ज्यादा अंदर का कचरा निकालेगा। तो इसलिए बृहद संध्यवादी तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, आनाह को यह ठीक कर देता है। इसी तरह से कफ वात जितने भी व्याधियां हैं उन सब में भी बृहद संध्यवादी तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसमें सेंधा नमक जो है, सेंधा नमक आप लोगों को पता है कि सेंधा नमक जो रहता है वह चक्षुष्य भी रहता है। सेंधा नमक जो रहता है वह सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहता है, लवण है इसलिए सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, तीनों दोषों को शमन करता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है, हृदय को प्रोटेक्ट करता है, हृदय को ताकत देता है। कैसे ताकत देता है, आप लोगों को पता है कि मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि हृदय में सोडियम चैनल्स रहते हैं, तो वहां पर सोडियम मिलना बहुत जरूरी है। अगर सोडियम चैनल्स अच्छे से ओपन नहीं हो रहे, डीपोलराइजेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से व्याधियां होती है, हृदय का पंपिंग एक्शन अच्छे से नहीं होता। इसलिए नमक जो है, सेंधा नमक, वो हृदय के लिए बल देता है। इसमें जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है, वह हृदय को ताकत देता है, हृदय का फंक्शन अच्छा करता है, बैलेंस कर देता है। ऐसा समुद्र लवण में उतना अच्छा क्वालिटी का ये चीज नहीं था NaCl, जो ये शुद्ध रूप में रहता है, इसलिए सेंधा नमक डाला है बृहद संध्यवादी तेल में। और दूसरा है कि मदन फल है, मदन फल तो स्त्रोतस की शुद्धि करता है। अगर हम लोग ऊपर से पीते हैं मदन फल का फांट वगैरह तो उल्टी कराता है, नीचे से अगर बस्ती दे दिया तो वह नीचे से दोषों को निकालेगा, इसलिए मदन फल डाला हुआ है। शाखागत सारे दोषों को लेके आते हैं कोष्ठ में, और फिर वो
ऊर्ध्व मार्ग, अगर जो रास्ता उसको पास मिलेगा वहां से निकाल देता है। मदन फल में आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा प्रैक्टिकली कि हम लोग ना वमन कराते हैं, पेशेंट घबरा जाता है और फिर मदन फल से विरेचन होने लगता है, तो चलता है ये उभ्यतो मार्ग दोषार, ऐसा बताया है मदन फल कल्प अध्याय में। उल्टी भी करा सकता है, लूज मोशन भी करा सकता है, जो रास्ता उसको मिलेगा, दोष जहां बढ़े हुए हैं उस तरह से निकालेगा। तो इसी का प्रयोग यापना बस्ती सिद्धि जो बताया है सिद्धि स्थान में, मदन फल डाला हुआ है यापना सिद्धि में, तो यहाँ पे वृहद संध्यवादी तेल यापन करने के उद्देश्य से ही बस्ती दिया जा रहा है, इसलिए मदन फल डाला हुआ है। फिर कुष्ठ वनस्पति दीपन पाचन है, स्त्रोतो शोधन करती है, आम का पचन करती है, वायु का शमन करती है, कफ और वात की संप्राप्ति में सारी दवाइयां हैं। निचुल भी वैसे ही काम करता है। वज्जा जो है वो संज्ञा स्थापन गण में है, दीपन पाचन है। फिर गंध वाला है वो शीत विद्यात्मक है, पित्त का शमन करता है, पित्त जनित जो भी संप्राप्ति है उसको ठीक करता है। मुलेठी है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अच्छा करता है, और मुलेठी इसलिए डाला गया है कि वहां पे पित्त की जो संप्राप्ति है उसको ठीक करे, रक्त का संचरण अच्छा करे, रक्त का प्रसादन करे। हमें जब भी जैसे रोड बनाना होता है तो रोड बनाने के लिए हमें ये चाहिए, मतलब कंक्रीट चाहिए। फिर उसके बाद में मतलब अगर कंक्रीट वाला रोड बना रहे हैं और फिर स्टील लगाया जाता है साइड में, उसका सांचा बनाने के लिए स्टील बनाया जाता है, कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए। फिर आजकल तो डस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जो क्रश डस्ट होता है, सैंड का जो डस्ट होता है, या फिर जो ये पत्थर को पीस के जो डस्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है रोड बनाने में। तो हमें बहुत सारा चीज चाहिए। और वो जो रहता है खड़ी जो बोलते हैं मराठी में, बाजरी, बजरी जो रहता है, बजरी वो भी चाहिए रोड बनाने के लिए। सारे घटक द्रव्य जब वहाँ रोड बनाने में लगाया जाता है, पानी भी चाहिए, मजदूर भी अच्छे से उसको सेट करना चाहिए अगर कंक्रीट का रोड बना रहे हैं। और नहीं तो अगर कोलतार वाला बना रहे हैं तो कोलतार वाला बनाते हैं तो उसमें बजरी रहता है, जिसको हम खड़ी बोलते हैं मराठी में, बजरी रहता है और कोलतार रहता है, चारकोल, उसको पिघला के और फिर रोड बना के रोड रोलर से घुमाया जाता है। ये सारे घटक द्रव्य जब मिलते हैं तो रोड अच्छा बन जाता है। आजकल तो प्लास्टिक का यूज भी किया जा रहा है, चारकोल के बदले में प्लास्टिक को पिघला के और फिर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो इतने सारे मेडिसिन है ना, इनका रोल रहता है कि वह अच्छे से बन जाता है। और यथा तैलम, यथा फेनोदगमे, तुम्हें बताया कि एरंड तेल में ही इसको सिद्ध करना है। एरंड तेल का महत्व है कि वह अनुलोमन करता है, वायु का शमन करता है। जैसे कि आज डॉक्टर हरिओम शर्मा जी ने बताया कि अगर ना किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो वहां पे एरंड तेल, कल रात को बता रहे थे, एरंड तेल का पान कराया जाता है, रक्तज प्रवाहिका में भी किया जाता है। तो वो कहता है वायु को अनुलोमित करता है, रक्त को अनुलोमित नहीं करेगा। वायु को अनुलोमित कर दिया तो अपने आप जो वायु बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार प्रेशर आके वो निकल रहा है रक्त प्रदर, तो यह अनुलोमित कर देगा। एक मार्ग से अगर वायु निकल गया, मल निकल गया, तो जो रक्त प्रदर है या रक्तज प्रवाहिका है वहां पे वो व्याधि अपने आप ठीक हो जाता है। दुष्ट जो वायु है, विकृत वायु है, उसको भी निकालना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ एरंड तेल इसलिए डाला हुआ है कि एरंड तेल, शतपुष्पा, इसका काढ़ा, कांजी, दही का पानी, ये सब अनुलोमन करता है। मतलब जो विकृत वायु कोष्ठ में बैठा हुआ है, जो ये बोलते हैं मूढ़ वायु, बेवकूफ की तरह वायु जाके बैठ गया। वायु जो है वो प्रधानमंत्री है। आप खुद सोचिए, एक प्रधानमंत्री है देश का, तो उसको कहाँ रहना चाहिए? वहां प्रधानमंत्री निवास में रहना चाहिए और सरकार का काम करना चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री वो सब छोड़कर बॉलीवुड में चला गया और वहां पे वो बॉलीवुड की कोई मूवी पे काम करने लगा, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा कि उस उधर से निकालना पड़ेगा और उसको दिल्ली भेजना पड़ेगा कि आपका काम जो है, प्रधानमंत्री का काम है, आप वहां जाके वहां से पूरा देश चलाओ, आपका काम बॉलीवुड नहीं है। इसी तरह से जो वायु रहता है, मैं इतना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए, जो भी ऐसे चीज रहते हैं दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ पे मूढ़ वायु जो है उसका कार्य क्या रहता है कि 5 तरह का वायु रहता है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु। तो अपान वायु जो है वह निकलना चाहिए रोज का रोज, मल प्रवृत्ति के साथ, मूत्र प्रवृत्ति के साथ, वो रोज का रोज निकलना चाहिए। अगर अपान वायु जाके कोई प्रकोपक कारणों की वजह से, वेग धारण करने की वजह से, चिंता से, काम, शोक, भयाद वायु, ऐसे कंडीशन में अगर हो जाता है तो उस फिर क्या होता है कि अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि वायु जो है वह निकल निकल भी नहीं रहा और व्याधि तो कर ही रहे और जाके बैठ गया एक जगह पे, मूढ़ वायु जो बोलते हैं, बेवकूफ की तरह जाके बैठ गया, अटक गया है,
निकल भी नहीं रहा और ठीक भी नहीं हो रहा, उसको निकालना जरूरी है। तो ऐसा बृहद संध्यवादी तेल है। लवण जो रहता है ना, वायु को रोकने वाले जो घटक द्रव्य हैं, जो बहुत स्त्यान कफ रहता है, आम दोष रहता है, उन सबको ये पिघला देता है लवण रस, इसलिए बृहद संध्यवादी तेल। और तेल खुद ही स्नेहन करता है, तो ये वायु जो है, एयर बबल जो रहता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है, और आम भी निकलता है, कफ भी निकलता है, इसलिए मदन फल डाला हुआ है। यहाँ पे एक लॉजिक है कि प्रधानमंत्री को बॉलीवुड में नहीं रहना चाहिए, बॉलीवुड का स्टार नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, उसको प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है। इस तरह से वायु जो दोष है वह अपने कार्य करना चाहिए। प्राण वायु अगर अटक गया तो श्वास व्याधि हो सकता है, उदान वायु अच्छे से नहीं निकल तो आवाज नहीं आ सकती है, व्यान वायु काम नहीं करे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, समान वायु काम नहीं करेगा तो अग्निमंदिता हो सकती है। इसी तरह से अपान वायु जो है रोज का रोज निकलना चाहिए वायु। अब क्या है कि प्रोडक्शन भी हो रहा है कटु अवस्था पाक में, नॉर्मल अवस्था पाक में निकल भी रहा है, बन भी रहा है वायु। बनने का मतलब यह है कि वह वायु का जो परमाणु है वह बन रहे हैं अनित्य रूप से, और विकृत जो है, जो मल भाग है, वह निकलना भी चाहिए रोज का रोज। उनका कार्य होता है मल रूपी जो वायु है वह निकलना चाहिए, वो मल रूपी वायु नहीं निकल रहा है और ऊपर जाके बैठ गया कोई अवयव में, तो ये सारी बीमारी हो जाती है। अंड वृद्धि हो जाता है, अंतर वृद्धि हो जाता है, हर्निएशन कर देता है। फिर उसके बाद में कटी शूल करता है, कमर में चला गया तो कटी शूल करेगा, जानु संधि में चला गया तो जानु शूल करेगा, संधियों में चला गया तो संधि शूल करेगा, जंघा में चला गया, और जंघा तो है पक्वाशय कटी शक्ति, शक्ति बताए तो वहां शक्ति शूल होता है। विकृत हो गया चल गुण और रुक्ष गुण और शीत गुण, ये सबसे वायु विकृत हो गया तो शक्ति शूल होगा ही होगा। फिर हृदय शूल, हृदय में प्रतिलोमित हो गए वहां, और बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा वहां संचित हो गया है, हार्ट का फंक्शन में बाधा डाल रहा है, इसलिए पेन होने लगता है। हार्ट वायु जो रहता है ना, उसके अगर मॉलिक्यूल देखेंगे तो कंटिन्यू वो मूवमेंट में रहते हैं, उनका मोमेंटम हमेशा कंटिन्यू रहता है। अगर आपने वायु रख दिया कहीं पे बांध दिया, और तो फिर वो क्या करेगा, जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी भाव पदार्थ धातुओं का स्रोतस वगैरह, उनके कार्य में बाधा डालेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है और वॉल्स पे प्रेशर डाल रहा है कि मुझे निकालो मुझे निकालो। कैदी की तरह, कैदी जो बहुत ज्यादा शैतान कैदी रहते हैं, वो लोग जेल में बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं, तो वायु जो है वो उत्पाती है। ऐसा बच्चा है जो बहुत शरारती है, उसको ना एक जगह बैठा के रखेंगे तो वो नहीं बैठेगा, उसको मस्ती करना है, उसको घूमना है, उसको सब जगह ये करना है, मतलब खेलना कूदना है। तो यहाँ पे हृदय में अगर वायु अटक गया है तो वह निकलने का कोशिश करता है, और निकल नहीं पाता तो पेन होने लगता है, पेन रिसेप्टर सब जगह रहते हैं, तो हृदय में शूल होता है, पार्श्व में शूल होता है, पीठ में शूल होने लगता है। वायु के वजह से रुक्षता आ जाती है, और स्पॉन्डिलाइसिस या लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब क्या है कि नस पे नस चढ़ना, मसल पे मसल ट्विस्ट होके चढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस, कोई ना कोई वजन उठाने की वजह से, कुछ ना कुछ कारण से। तो ये सारा चीज को वृहद संध्यवादी तेल है, इसका अनुवासन बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग कटी बस्ती, जानु बस्ती, हृद बस्ती, ये सब देते हैं, और अभ्यंग भी कराते हैं। अभ्यंग से भी, अभ्यंग से क्या है, अभ्यंगम मात्र नित्यम सजरा संभाता, अभ्यंग का प्रयोग जब करते हैं वृहद संध्यवादी तेल से, तो इससे ना पोर्स जो रहते हैं अपने स्वेदवस ग्रंथियां, वह सब खुल जाती है, पसीना आने लगता है। आप लोग कभी भी इसका प्रयोग करके देखिए, पसीना आने लगता है, पसीना जब आएगा तो व्यान वायु का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और व्यान वायु का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वेदना कम हो जाएगा। इसीलिए इसकी योजना की, और इसमें वायु के शमन करने वाले सारे घटक द्रव्य डाले हुए हैं, तो जो पेन है उसको ये सबसाइड करता है। बिना वायु के शूल हो ही नहीं सकता है। कहीं पर भी कोई भी व्याधि में अगर शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वहां पे मूल कारण वायु ही है, विकृत वायु ही जमा हुआ है, अटका हुआ है, और स्थान संशय करके हुआ है, तो उसको ना वहां से निकालना जरूरी है, शमन करना जरूरी है। अगर नहीं शमन होगा तो व्याधि हो जाती है। इसलिए वृहद संध्यवादी तेल का प्रयोग आप लोग करिए अपने प्रैक्टिस में, और फिर बताइए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, अभ्यंग के रूप में, नस्य के रूप में, या फिर बस्ती के रूप में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ, और भी घटक द्रव्य वो आप लोग देख सकते हैं कि वात कफात्मक संप्राप्ति में काम करता है। इसमें इतना बताने लायक नहीं है, बस यही बताने लायक है कि ये व्याधि में वृहद संध्यवादी तेल का प्रयोग करने से फायदा होता है। डॉक्टर प्रवीण जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर, एक मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है, एक मिनट रुकिए, हैंग हो रहा है, इसको खुलने दीजिए। क्या है, मैं लेक्चर लेके आता हूँ ना, तो यहाँ मैसेजेस में जाता हूँ तो हैंग होता है। डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपके पास श्रुति जी बहुत छोटे बच्चे आते होंगे जिनको ना ज्वाइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है,
किसी ना किसी वजह से भी हो सकता है। छोटे बच्चों को ना ऐसा हो सकता है, उनको वृहद संध्यावादी तेल का अभ्यंग करा के देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष भार्गव जी नमस्ते प्रणाम आपको। यह क्या करता है, उपस्तंभित वायु है, जैसे आमवत की कंडीशन है, वहां पे आम बहुत ज्यादा है और वायु रुका हुआ है आम की वजह से, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है, तो आमवत में भी इसका अभ्यंग करने से फायदा है। दूसरा तेल नहीं बोला जाता है, कुछ ही तेल है, मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्यादि तेल, फिर महाविषगर्भ तेल, बृहद सेंधवादी तेल। और सेंधवादी तेल का यूज ये है कि लवण वाला तेल है, ये तेल जब लगाते हैं ना तो वहां शोथ को कम कर देगा, सूजन को कम कर देगा, वेदना का शमन करेगा। सूज कैसे कम करेगा कि कफ का विलेहित कर देगा, रास्ता जो ब्लॉकेज है उसको खोल देगा, कफ को पिघला देगा। कफ जब मेल्ट हो जाएगा तो अपने वायु का गति अच्छा हो जाएगा। इसलिए आमवत में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उपस्तंभित वायु में, निरुपस्तंभित वायु में, दोनों में ये बहुत अच्छा काम करता है। सुभाष जी नमस्ते प्रणाम सर। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आपको भी कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल पेन में यूज कर सकते हैं, 100%। क्या करेगा कि वहां पर जो स्त्रोतोरजन संप्राप्ति है और जिसकी वजह से मेंसेस खुल के नहीं आ रहे हैं, तो यह अपने प्रभाव से वो अपान क्षेत्र का पूरा कार्य, जितने भी अवयव हैं जैसे गर्भाशय हो गया, कोलन तक डालते हैं हम लोग, रेक्टम से सिगमेंट कोलन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहां से वो अपने आप रिस रिस के जाता है। से स्त्रोतस की शुद्धि करता है। अभी इसी चीज को मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अब मेंस्ट्रुएशन का जो पेन है, डिसमेनोरिया है, और पेन ना रुक रुक के आ रहा है, कष्टार्ता हो रहा है, और या फिर रक्त प्रदर हो रहा है, और लेकिन उसमें पेन ज्यादा हो रहा है, पेन को ध्यान में रखते हैं। वायु ना अटका हुआ है, स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति है वहां पे, स्त्रोतस अवरुद्ध है, वायु निकल नहीं पा रहा है, इसलिए तकलीफ दे रहा है। अब वो स्त्रोतोरोध है, वो किससे हो सकता है, आम से हो सकता है, या फिर ना वहां ऐसे दोष दूष्य समूर्चना हुई है जो रास्ता को ब्लॉक कर रहे हैं वहां पे। तो ये हो सकता है कि आर्तव की वजह से भी रुका हुआ आर्तव है, वह वायु को निकलने नहीं दे रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्तव ने आवृत कर दिया अपान वायु को वहां के क्षेत्र में। तो और वायु ने आर्तव को रोक दिया, आर्तव को वायु ने रोका, एक दूसरे को रोक दिया उन्होंने। वायु जो है वो आवरण जन्य होने की वजह से या फिर स्त्रोतोरोध की वजह से, किसी ना किसी वजह से वो निकल नहीं पा रहा है वायु, और वो मेंसेस का जो रक्त है उसको निकाल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करेगा, यूट्रस जो है वहां से तो सिग्नल आ रहा है, ओवेरियन एक्सिस से जो हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस से वहां से सिग्नल आ रहा है कि हमें मेंसेस को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, ये वेस्ट है उसको निकालना है। एंडोमेट्रियम का थिकनेस है वो पूरी तरह से डिजोल्व होके और बाहर निकल रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ता अवरुद्ध है। तब वहां पे पेन होने लगता है क्योंकि वायु बहुत ज्यादा प्रेशर से निकालना चाहती है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ, जैसे आर्तव रुका हुआ है, आर्तव रुका हुआ क्यों है, क्योंकि वायु ने ही आर्तव को सुखा दिया। जो लिक्विड फॉर्म में था आर्तव, आग्नेय लिक्विड फॉर्म में था, उसको सुखा के ड्राई कर दिया। ड्राई कर दिया तो क्लॉट जैसे बना के और रास्ता को रोक रहे हैं, क्लॉट जैसा छोटे देते हैं। तो ये क्या करता है कि हार्ट से पंप होके या फिर वहां से रिस रिस के जाएगा, और जो क्लॉट्स वगैरह जो हैं आर्तव के, उसको ना ये डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है, और वो भी डिसॉल्व करने के लिए कौन सा है, तो सेंधा नमक वाला डाला है। और सारी वनस्पतियां जो हैं, दीपन पाचन है, वो क्या करती हैं, आर्तव को डिसॉल्व करके फिर गर्भाशय की शुद्धि कर देती हैं। जो नेक्स्ट मेंसेज आएगा ये सब होने के बाद, बस्ती वगैरह होने के बाद, तो गर्भाशय की क्लीनिंग हो जाएगा। क्लींजिंग अगर हो जाएगा तो उसकी वजह से कचरा निकल जाएगा वहां से, एंडोमेट्रियम लेयर को ताकत मिल जाएगी, स्नेहन हो जाएगा, वहां स्नेहन होना जरूरी है और कचरा निकलना जरूरी है। जब ये सब हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन जो है वो कम हो जाएगा,
कितना सिंपल सिंपल चीज है। इसको 3 से 6 महीना तक कंटिन्यू दे सकते हैं मात्रा बस्ती के रूप में। तो यह मेंस्ट्रुएशन का जो पेन है, पहला महीना में थोड़ा फायदा होगा, दूसरा महीना में और मेन ये बात है कि हेतु सेवन करना चाहिए। कल एक डॉक्टर जी आए थे, उनकी वाइफ का हम लोग केस टेकिंग कर रहे थे, तो उनका ना ऐसा पता चला कि 9 से 10 बार तो उनका एमटीपी हो चुका है। और फिर एमटीपी के बाद डीएनसी कराया गया है। डीएनसी कराना ही गर्भाशय लेखन कर्म मतलब खुरेज खुरेज के निकालना एंडोमेट्रियम को, उसको निकालना, ये भी वायु प्रकोप का कारण होता है। रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो फिर उसमें और भी हेतु सेवन हो रहा है, जैसे रात्रि जागरण हो रहा है, रुक्ष अन्न पान का सेवन हो रहा है, घी का सेवन कम हो रहा है, घृत जो है वो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, बस्ती लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, और यह बीमारी जो है वो क्रॉनिक है। तो उसमें मेंस्ट्रुएशन में हर मेंसेस में पेन होता है। तो उसमें हम लोग को स्तंभन वाली और रक्त प्रदर भी है, तो उसमें हमें स्तंभन तो करना ही है, लेकिन बस्ती और घृत पान, या तो वो फल घृत के रूप में ले, महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, इन सब के घृत जितना जाएगा उतना जो गर्भाशय में रुक्षता है, अभी उनका पेन क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि 1.5 महीने से वो बस्ती ले रहे हैं और थोड़ा सा घी कभी कभार खा रहे हैं। वहां पे इतना ज्यादा ड्राइनेस है, इतना ज्यादा ड्राइनेस है कि वायु और वेगों का धारण भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि मेंसेस का पेन है, अगर मल वेग आ रहे हैं तो उसको रोका जा। थायराइड का सेवन ज्यादा, सॉरी थायराइड बढ़ा हुआ है तो एल्ट्रोक्सिन का सेवन ज्यादा किया जा रहा है। एल्ट्रोक्सिन जो है वो वायु ट्रॉक्सिन एलोपैथी के मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट से मेंस्ट्रुअल पेन हो जाता है। ऐसा आप लोग देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा। बस्ती देना जरूरी है, कंटिन्यू बस्ती देना है, 6 महीना 9 महीना, 9 महीना तो कंटिन्यू बस्ती देते जाने, तो हर महीने में पेन सबसाइड होते जाएगा अगर ध्यान नहीं। और घृत पान होना जरूरी है, 50 to 100 ml गाय का घी, फल घृत या कोई भी घृत का सेवन करना जरूरी है। गर्भाशय जब सॉफ्ट हो जाएगा, वायु का शमन हो जाएगा, तभी वो पेन कम होगा। क्रॉनिक और एडिनोमायोसिस भी है उनको, तो एडिनोमायोसिस होने का कारण भी है कि वहां पे मांसांकुर टाइप जो ग्रोथ हो रही है, वो वायु की विकृति की वजह से मांस धातु में जाके, गर्भाशय के मांस धातु में जाके, और वो एडिनोमायोसिस हो रहा है। वहां पर भी वायु का शमन होना जरूरी है, तभी मांसपाचक या मेदोपाचक द्रव्य जो है, रसपाचक मांसपाचक, यह उसको पचाएगा, और फिर क्या होगा कि वह एडिनोमाइसिस ठीक हो पाएगा। और ये एडिनोमाइसिस एक दिन का बीमारी नहीं है, ये बहुत सालों में के बाद होता है। कभी कभी 10 साल तक संप्राप्ति होती है, 10 साल संप्राप्ति बनने में लगता है, और ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बॉडी एब्जॉर्ब करती है, बॉडी की भी कैपेसिटी होती है ठीक होने के लिए, इसलिए। और नहीं तो फिर एलोपैथी की तरह पेन किलर खाते रहिए, पेन सबसाइड होगा, ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ऐसा तो चिकित्सा नहीं चाहिए। तो इसीलिए ना वो जो केस था कल समझने के लिए बहुत अच्छा था। अगर वो आ जाए तो आप सेशन में आइएगा 8:30 बजे, तो हम लोग वहां और डिस्कस करेंगे। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी कई वैद्य बंधु कृमि रोग में सेवन करने देते हैं, इसमें कृमि सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैंने भी कई रोगियों को दिया है, इससे अच्छा परिणाम मिलता है। आपका बात 100% सही है। कृमि लेकिन लिखा नहीं है ग्रंथ में, लेकिन यह कृमि में फायदा करता है। कैसे काम करता है, तो वाय विडंग डाला हुआ है, वाय विडंग है वो कृमिग्न गण में आता है। फिर उसके बाद में ये दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं, मदन फल है, वह भी क्या करता है कि कृमियों को नष्ट करता है। तो इसका 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच प्रयोग करते हैं। ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन वाय विडंग जो है वो कृमिग्न गण का है, तो इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। मैंने भी किया है। सत्यवान जी आपका बात 100% सही है, 1-1 चम्मच सुबह शाम देते हैं तो फायदा होता है। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कार्तिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण शाह जी, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। डॉक्टर कीर्ति जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका पान भी कर सकते हैं। पान भी करते हैं ना, 1-1 चम्मच, ज्यादा नहीं। ज्यादा करेंगे तो वो पांडु रोग की संप्राप्ति कर सकता है। तिल तेल में बनाए या एरंड तेल में बनाए, इसको 1-1 चम्मच ही लेना चाहिए, ज्यादा मात्रा में लेने वाली दवाई नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो मदन फल है तो उल्टी आने लगेगा। इसको 1 चम्मच ठीक है, 1 चम्मच से उतना काम हो जाता है।
डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुजाता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतने अच्छे चिकित्सक, वाह आप लोग क्या इतने अच्छे हैं। और आप लोग ना, आप लोग देखिएगा एक साल बाद ना अपने अपने सिटी में आप लोग रॉक करेंगे, इतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, इतना अच्छा इलाज करेंगे सारे पेशेंट। और क्या है ना, आप लोग में कैसा है कि सीखने का एक इच्छा है। आप लोग ऐसा नहीं है कि मटका भर गया पानी से भर गया, ऐसा नहीं। आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि हमें देना है, हमें करना है, हमें सीखना है। जब आप करेंगे तो आपको ये सीखने का जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना अपने लाइफ में ज्ञान के लिए। आप लोग वैसे ही, मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बातों से जो लोग रहते हैं विद्वान लोग, वैसे ही आप लोग लगते हैं कि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आप लोग को और आगे करना है। डॉक्टर विनीता जी बोल रहे हैं इंटरनल यूज कर सकते हैं। इंटरनल यूज बोले ना, एक एक चम्मच सुबह शाम, 1 1 टेबल स्पून या 1 1 टी स्पून, इतना ही डोज देना है, ज्यादा नहीं देना अग्नि के हिसाब से। ज्यादा देने से उल्टी आ जाती है वृहद संध्यावादी तेल से। डॉक्टर अजय जी बोल रहे हैं नस से दे सकते हैं। नस से देना है ना, मैंने कहा ना शिरो रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसका प्रयोग जब करते हैं ना, तो थायराइड के सिम्टम्स भी बहुत काफी हद तक कम हो जाते हैं। ये वृहद संध्यावादी तेल का नस से देने से मतलब थायराइड भी ठीक हो जाता है। और इसका प्रयोग तो और भी है कि अर्श रोग में भी बताया है। अगर बवासीर है और उसमें मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, तो वृहद संध्यावादी तेल का प्रयोग बस्ती के रूप में, मात्रा बस्ती के रूप में करते हैं। तो ये क्या करता है कि वहां पे अर्श जो है, सूखापन है, वो अर्श को सुखा देगा अगर बस्ती दे दिया तो। और नहीं तो पीने के लिए दे दिया तो यह अनुलोमन करता है, भाई को अनुलोमन होता है। और वह स्थानिक जो अर्श डायलेटेड वेन्स है उसको ये सुखा देता है, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुखाएगा नहीं, सॉफ्ट तो कर ही देगा, मल प्रवृत्ति तो अच्छा ही कर देगा। डॉक्टर वरुण शाह जी बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार के दर्द में आराम कर सकता है। जी, आप जो बोल रहे हैं वो कर सकता है, लेकिन हर दर्द की दवाई में काम नहीं करेगा। अब जैसे नर्व्स का पेन हो रहा है, साइटिका का पेन हो रहा है, तो वहां पर अच्छी दवाई कौन सी है? तो महाविषगर्भ तेल है। यह महाविषगर्भ तेल, उसमें विषारी द्रव्य हैं सारे, वह ज्यादा फास्ट काम करते हैं, तुरंत फायदा करते हैं। इसका काम जो होता है धीरे 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 होता है। एक सचिन तेंदुलकर आता था और एक राहुल द्रविड़ आता था। सचिन तेंदुलकर जब आता था तो चौके और छक्के का बरसात कर देता था, इतना उसका होता था, स्ट्राइक रेट फास्ट होता था। और राहुल द्रविड़ जो था वो धीरे धीरे करता था, मतलब वो एग्जिस्ट करता था, वो मतलब पिच पे बैठा रहता था, मतलब दौड़ता रहता था, पिच से आउट नहीं होता था। तो अगर सचिन आउट हुआ तो ऐसा मेंटेलिटी की टीम हार जाएगी, लेकिन द्रविड़ को भेजा जाता था, वो स्लो स्लो करता था, 4 बॉल में एक ही रन बनाएगा, सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, लेकिन वो रहता था उधर। तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस रहता था कि इंडिया के जीतने के चांसेस है। और बीच में कभी कभी सिद्धू आ जाता था क्रिकेटर, तो सिद्धू फिर आके और बहुत ज्यादा रन बनाता। तो ऐसे बहुत बार मैचेस जीते गए। आप लोग कभी भी देखिएगा पुराने जमाने के जो सचिन तेंदुलकर जब रहता था, तो यह ना वृहद संध्यावादी तेल धीरे धीरे राहुल द्रविड़ की तरह काम करता है। दर्द में आराम धीरे धीरे मिलेगा, फास्ट नहीं मिलेगा। अगर साइटिका का पेन हो रहा है तो वहां पे महाविषगर्भ तेल, मुरीवेंडा तेल, या फिर कोट्टम चुक्यादी तेल। कोट्टम चुक्यादी तेल तो स्तंभ में, अगर स्टिफनेस है तो जल्दी फायदा करता है। नर्व्स का पेन बहुत ज्यादा है तो महाविषगर्भ तेल काम करेगा। इसीलिए ना इनकी ठीक करने का जैसे इंटेंसिटी रहता है अलग अलग पेन का, तो इनको ठीक करने के लिए भी अलग अलग दवाइयों का रेंज रहता है। कुछ दवाइयां फास्ट एक्टिंग रहती है, कुछ स्लो एक्टिंग रहती है, लेकिन वेदना तो शमन होगा ही सभी से। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि व्हाट कैन बी डन फॉर ए CACBD with CBD statin situ with severe cachexia with bilirubin 11 given आरोग्यवर्धिनी वटी, द्राक्षादि कषाय, विदार्यादि कषाय, स्प्रुलिना। आपने तो ये बहुत अच्छा दवाई दिया है, लेकिन ना एक ना इरमुंगली घृत आता है, हमारे सर के फार्मेसी में बनता है, 1100 रुपये किलो है। वह अगर आप देंगे ना तो सीए जो रहता है कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी, इरमुंगली एक वनस्पति है, मराठी नाम है, इसका घृत बनता है। आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। उसको खाएंगे ना तो जो मेटास्टेसिस फैल रहा है पूरा पूरा बॉडी में, प्रोलिफरेशन हो रहा है, ऐसे फैल रहा है मेटास्टेसिस, वह कंट्रोल हो जाता है। और आप हीरक भस्म या लेखन करने वाले ताम्र भस्म या रौद्र रस या ग्रंथि पाचन वटी ये देंगे, मांस पाचक वगैरह देंगे, इरमुंगली घृत के अनुपान के साथ देंगे ना, तो वो कैंसर बहुत काफी हद तक वो ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। इसलिए एक बार इसका भी प्रयोग करके देखिए जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर वरुण शाह जी बोल रहे हैं कि पूरे बॉडी में गुल्म का क्या चिकित्सा दें? पूरे बॉडी में गुल्म अगर होता है, पूरे बॉडी में गुल्म है कि लाइपोमा बोल रहे हैं, आप इसको क्लेरिफाई करिए। अगर पूरे बॉडी में
गांठ गांठ हुआ है तो वो लाइपोमा होता है। गुल्म जो होता है कोष्ठगत व्याधि होता है, मतलब वो आमाशय, सॉरी, पेरिटोनियम और स्किन के बीच में गोला जमा होता है। और मेन हेतु है कि कोष्ठ में अगर आम की संचिति हो रही है, वायु प्रकोपक आहार विहार का सेवन हो रहा है, तो वायु का ऐसे गोला गोला डबक डबक घूमते रहता है। कभी रक्त अगर अटक गया है तो रक्तज गुल्म हो जाता है, किसी ना किसी वजह से जो वेगों का धारण वगैरह किया जाता है। तो आप पूरे बॉडी में गुल्म नहीं होता, शाखा में गुल्म नहीं जाता है, वो कोष्ठगत व्याधि है, उसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, कुचला एडोनोमायोसिस में दे सकते हैं? कुचला दे सकते हैं, पेन किलर के रूप में अच्छा काम करेगा। कुचला दे सकते हैं, कम मात्रा में दे सकते हैं ना, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं श्वास रोग में तिल तेल सेंधा नमक का अभ्यंग करते हैं, इसमें इन द्रव्यों के साथ अन्य द्रव्य होते हैं, इसका श्वास में वक्ष पर अभ्यंग कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। महासेंधवादी तेल का प्रयोग जो रहता है, जो फ्रोजन शोल्डर रहता है उसमें भी कराया जाता है। आप लोग मर्म चिकित्सा करते हैं, करिए, वो करिए, लेकिन आप लोग ना आयुर्वेद की भी चिकित्सा करिए। तो बृहद संधवादी तेल का प्रयोग विश्वाची और अवबाहु जो बताया है, एक में स्टिफनेस होता है, एक में हाथ ऊपर नहीं उठता है, वह पूरा स्तंभ हुआ रहता है, तो फ्रोजन शोल्डर में इसका प्रयोग करने से मैंने तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि सर कैन महानारायण तेल यूज्ड इन सच पेन ऑफ एडिनोमायोसिस? आप कोई भी तेल दीजिए, एडिनोमायोसिस है लेकिन कंटिन्यू दीजिए। अगर 10-10 साल उस व्याधि को बनने में लग गया, 10 साल बीमारी को बनने में लग गया, और आप सोचेंगे कि 1.5 महीना में वो पेन कम हो जाए, तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बॉडी का भी अगर आप बस्ती भी दे रहे हैं, मात्रा बस्ती, तो अगर आप जैसे 60 ml दे रहे हैं, तो 60 ml में 60 ml थोड़ी ना एब्जॉर्ब होता है, वो कितना 10-20 ml एब्जॉर्ब होगा, बाकी तो निकल ही जाता है, बस्ती प्रत्यागम हो जाता है। अब 10 ml से आप इतना ज्यादा, आप ऐसा इमेजिन करिए कि 100 एकड़ की जगह है, 100 एकड़ पूरा सूखा पड़ा हुआ है, और आप एक बाल्टी पानी डाल रहे हैं और सोचेंगे कि पूरा 100 एकड़ का ये हो जाए, मतलब वहां पे ये हो जाए, सिंचाई हो जाए, पूरा इरिगेशन हो जाए। एक बाल्टी तेल में नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा पानी लगेगा, पूरा पानी फैलने के लिए टाइम भी देना पड़ता है, 100 एकड़ की जगह। इसी तरह से एडिनोमायोसिस जो है, वायु की विकृति रहती है वहां पे गर्भाशय में। 100 एकड़ में आप अगर 1.5 महीना दे भी रहे हैं, 45 डेज अगर बस्ती दे रहे हैं, तो पूरा थोड़ी ना ऑब्जर्व हो रहा है वहाँ मात्रा बस्ती, उसको टाइम देना पड़ता है। बड़ी बीमारी को अगर घबरा जाएंगे कि अभी नहीं फायदा हो रहा, एलोपैथी का कॉम्बीफ्लेम की तरह आयुर्वेद का दवाई तुरंत काम करे, तो नहीं होता है। कुछ कुछ व्याधियां जल्दी फायदा करती हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं, कुछ कुछ में टाइम लगता है। तो इसलिए पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य के साथ कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना चाहिए। महानारायण तेल तो बहुत अच्छा काम करता है, शीरबला तेल अच्छा काम करता है, उनको मैंने शीरबला तेल ही दिया था। शीरबला पेन किलर है, लेकिन ज्यादा दिन तक देना पड़ता है। और दूसरा बात है कि बस्ती ले लिया और बस्ती के बाद 15 मिनट में निकाल दिया, तो तेल बॉडी में रहा कहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 6 से 12 घंटा वो तेल मात्रा बस्ती के रूप में दिया, तो वो रहना भी चाहिए, बॉडी रिटेन करना चाहिए, मतलब रिटेंशन अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी वो फायदा करेगा एडिनोमायोसिस का संप्राप्ति को। और एडिनोमायोसिस के लिए हम मांसपाचक दे रहे हैं, हम लोग ग्रंथिरज फॉर्मूला दे रहे हैं, मतलब पाठा, त्रिकटु और कुटज ये दे रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग कांचनार गुगुल दे रहे हैं, हम लोग वृद्धिवादी वटिका दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। वो मेडिसिन भी जा रहा है, जब तक स्नेहन नहीं होगा वो मेडिसिन वहां पे जाएगा कैसे? वहां पे स्नेहन होना जरूरी है, स्नेहन होगा तभी वो जाएगा स्नेह के साथ, और वहां पे वो मेडिसिन उसको, अगर सॉफ्टनेस रहेगा तभी उसको, हार्डनेस जो आ गया एडिनोमाइसिस, रुक्षता पड़ी हुई है, तो वहां पे मेडिसिन चाहिए। रस धातु का भी प्रेरणन नहीं हो रहा है गर्भाशय में एडिनोमाइसिस की वजह से, मांस धातु का भी प्रेरणन नहीं हो रहा, तो रुक्षता पड़ी है। रुक्षता के लिए स्नेहन होना बहुत जरूरी है, स्नेहन होगा तभी मेडिसिन वहां तक जाएगी और अपना काम करेगी, इसलिए कंटिन्यू देना चाहिए। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि रस पाचक है, मैं अभी नंबर दूंगा तो आप वहां से मुझे व्हाट्सअप करिएगा। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं पंचसूत्र रस, अभी मैं पंचसूत्र रस इतना जल्दी जल्दी कैसे करूं, मैं आगे कल परसों में बता दूंगा सर, आपका बात मैं ध्यान में रख लिया। डॉक्टर कुणाल जी बोल रहे हैं कि सर फिशर विथ सैनाइटल टैग का क्या ट्रीटमेंट है? अब इसमें फिशर है और सैनाइटल टैग है, तो फिशर अगर है तो वहां पे कैसे, अंदर ही अंदर छिल गया है, कट गया है, मतलब मल प्रवृत्ति ऐसे हो रही है कि अंदर छिल गया है, कट गया है, तो चांगेर आदि घृत जो रहता है उसका पिचू रखना पड़ता है।
दीपन पाचन द्रव्य देना पड़ता है, खाने में स्नेह का प्रमाण बढ़ाना पड़ता है, और फिशर में जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल, मुरीवेणा तेल, ऐसे तेल जो रहते हैं उसका मात्रा बस्ती देते हैं। मात्रा बस्ती 20 to 30 ml, इतना कम मात्रा में ही दीजिए। आप एक सिरिंज लेके आइए और उसमें वो तेल भर के और उसको यूरेथ्रल कैथेटर लगा के बस्ती दे दीजिए, तो फिशर में ना वो जल्दी जल्दी हील करेगा। सेनेट्रल टैग है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। और भी अगर सेनेट्रल टैग है तो उसमें अर्श कुठार रस, फिर सूरन बटक, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरह का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताया। डॉक्टर वरुण शाह जी बोले लाइपोमा ही है। हाँ, तो ये आपने लाइपोमा को क्यों बोल दिया कि ये गुल्म है? शाखागत जो रहेगा वो मेदोज ग्रंथि रहता है, उसमें आपको विषग्न द्रव्य देना पड़ेगा, विष की चिकित्सा करना पड़ेगा, और मेदोपाचक देना पड़ेगा। मेदोपाचक देंगे ना तो वो पाचन होगा और वो ठीक हुआ। मैं लाइपोमा पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते, प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी बोल रही है कि हाउ मेनी डेज कंटिन्यूसली वी कैन गिव द मात्रा बस्ती। उसके बारे में बताया कि नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। जब तक व्याधि ठीक नहीं होती है तब तक वो बस्ती देते रहना है, देते रहना है। एक दिन ना शरीर खुद ही स्नेहित हो जाएगा, वह फिर वायु निकल जाएगा, तब वो हो जाएगा। मात्रा बस्ती कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग भी दिया जा सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो स्नेहन होते रहते हैं, होते रहता है। मात्रा बस्ती उसका नाम ही है, मात्रा बस्ती। एक कम मात्रा में हम लोग रोज बस्ती दे रहे हैं और वो बॉडी उतना उतना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने तो पुणे में वैद्य देखे हैं जिन लोगों ने 1,000 दिन तक मात्रा बस्ती दिया, मतलब 3 साल, 3 साल तक कंटिन्यू मात्रा बस्ती दिया। कुछ लोगों ने 10 साल तक मात्रा बस्ती दिया। जैसे एडिनोमायोसिस के केसेस हैं, वह बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया था, बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया था, वह ठीक ही नहीं हो रहा था और पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करना था, उनको आयुर्वेद ही करना था। 10 साल बस्ती लेना पड़ा। धीरे 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 वो पेन कम होते 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 संप्राप्ति ठीक होते 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 ठीक हो गया। तो ऐसा करना पड़ता है, कंटिन्यू दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बोल रहे हैं सी एसोफेगस लोअर एंड विथ राइज टू फीड इंट्रोड्यूस विद डिफिकल्टी विद मेडिसिन किडनी एंड लीवर। अगर इसोफेगस में अगर ये हुआ है तो इसमें पहले तो दीपन पहचान दीजिए। और मैंने हमारे सर का एक फॉर्मूला है, K1 और K2। मैं शाम को आप इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे ना तो मैं दे दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं सर का वो फॉर्मूला बुक दे दूंगा पीडीएफ। तो उसमें ना K1 K2 का फॉर्मूला है, वो आप देंगे ना तो सीए इसोफेगस में बहुत अच्छा फायदा होगा। एक बात ये, और दूसरा इरमुंगली घृत होता है वह दे दीजिए, हीरक भस्म दीजिए, ताम्र भस्म दीजिए। बाकी आम पाचक वट्टी है, आरोग्य वर्धनी वट्टी है, सुचेकर रस है, जो सिम्टम आ रहे हैं वात के, पित्त के, कफ के, पित्त जन्य संप्राप्ति है तो पित्त के शमन करने वाले कामदूधा दे दीजिए, प्रवाल पंचामृत दे दीजिए। और वो जो मेटास्टेसिस है उसको कम करने के लिए लेखन द्रव्य और रसायन द्रव्य, फिर पंचकर्म जो हो सकता है मृदु शोधन वगैरह, उस तरह का देना है। हमें ना क्या है, धातु श्रृंखला जो है उसको चेंज करना है। मतलब जो विकृत विकृत सेल बन रहे हैं उसको हमें रसायन द्रव्य जैसे भूमि आम्ल की रसायन हो गया, गुडुची रसायन हो गया, शतावरी रसायन हो गया, ऐसे द्रव्यों का सेवन जब कराएंगे तो नए नए सेल बनेंगे, बॉडी ना चेंज होते जाएगा, नए नए सेल बनेंगे तो ये सीए इसोफेगस ठीक हो जाता है पूरा। अगर वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो वो रिकवर हो जाता है, और बहुत ज्यादा है तो नहीं होगा। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अगर बहुत ज़्यादा स्टेज में है तो आपको केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साथ में आयुर्वेद की दवाइयाँ साथ में चलानी है, तो उससे ना वो बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और रोगी का लाइफ जो है ना वो बढ़ जाता है। एक महाराष्ट्र के जो शरद पवार सर हैं, उनका ना ओरल कैंसर हुआ था, तो वह अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। वो जाते हैं अमेरिका में, केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करा के आते हैं, लेकिन वो आयुर्वेद की भी दवाइयाँ लेते हैं। तो अभी देखिए वो पूरा महाराष्ट्र को चला रहे हैं, आदरणीय शरद पवार सर। तो आयुर्वेद में है इलाज, मतलब आयुर्वेद पे जो लोग विश्वास करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद का रसायन द्रव्य भी देना है, और हमें केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करते रहिए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो कैसे भी है कि हमें पेशेंट को बचाना है, उनकी लाइफ बढ़ानी है, तो आप करिए। डॉक्टर मनोज जी थैंक यू। अब मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को मेरे से कोई मेडिसिन से या कोई क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सएप करिए तो मैं आप लोगों को सहायता कर सकता हूँ। और आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग अपने इस युग में, मतलब इस धरती पे कभी कभी ही आते हैं। आप लोग ना इतने अच्छे लोग हैं ना कि क्या बताएं, क्योंकि आप लोग
कि एमडी भी हो, कोई बड़ा बड़ा डॉक्टर भी हो, कोई पीएचडी डॉक्टर भी हो, कोई प्रोफेसर भी हो, लेकिन आप लोग ने यहाँ सीखने मुझे आप लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आप लोग को दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं अपना चिकित्सा को। तो मैं इतना करके अपना लेक्चर बंद करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।